हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम हमारे पाइल फाउंडेशन के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले जो हमने पाइल लोड टेस्ट के बारे में पढ़ा है ना, उसमें एक और टेस्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कौन सा? साइक्लिक लोड टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जो एंड बियरिंग और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अलग अलग निकालने में हमारी मदद करता है। ठीक है, अगर मैं अकॉर्डिंग टू IS कोड जो इसकी डेफिनेशन है उसको पढ़ूं तो वो कुछ ऐसी है कि इट इज कैरिड आउट ऑन, राइट। ये साइक्लिक लोड टेस्ट के बारे में IS 2911 में ये चीज रेफर की गई है, राइट। इट इज कैरिड आउट ऑन इनिशियल टेस्ट फाइल्स, राइट। इनिशियल टेस्ट जो मैंने आपको बताए थे कि वो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होते हैं, राइट। इनिशियल टेस्ट आर ऑलवेज डन ऑन टेस्ट फाइल्स, और ये इनिशियल टेस्ट जो भी होते हैं दीज आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। नाउ ऑन इनिशियल टेस्ट फाइल्स टू डिटरमिन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्किन फ्रिक्शन एंड पॉइंट बियरिंग लोड। पॉइंट बियरिंग लोड मतलब एंड बियरिंग लोड जो पॉइंट पे लग रहा है नीचे, बाय लोडिंग एंड अनलोडिंग इन साइकिल, राइट। कि हम इसमें स्किन फ्रिक्शन और पॉइंट बियरिंग दोनों अलग अलग निकाल सकते हैं। कैसे? साइकिल्स में हम लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं, लोडिंग की देन अनलोडिंग, देन लोडिंग देन अनलोडिंग। ये साइकिल्स में हम ये प्रोसेस रिपीट करते हैं, और इस प्रोसेस को साइकिल में रिपीट करने के बाद हमको स्किन फ्रिक्शन और पॉइंट बियरिंग लोड अलग अलग निकल जाएगा। अलग अलग हमको पता चल जाएगा कि इसकी पॉइंट बियरिंग रेजिस्टेंस और इसकी स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस क्या है, राइट। अब इस टेस्ट के डिटेल में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। हमको बस जो IS 2911 ने रेफरेंस दिया है साइक्लिक लोड टेस्ट का, उसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। इतना का रेफरेंस हमको पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि इस टेस्ट की मदद से हम पॉइंट बियरिंग और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अलग अलग निकाल सकते हैं, राइट। इसकी डिटेल में नहीं जाना हमको, राइट। नाउ वी विल प्रोसीड विद नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इसको अब हम पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की। कोई भी चीज, इसको भूल जाओ, एक बार इसको भूल जाओ। आप मुझको ये बताओ, जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो 0, राइट, उसके बाद एक साइड पॉजिटिव और दूसरी साइड को आप क्या कहते हो? नेगेटिव, ठीक है। एक्स एक्सिस पॉजिटिव इस साइड, नेगेटिव इस साइड, पॉजिटिव वाई इस साइड, नेगेटिव इस साइड। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिस भी डायरेक्शन को पॉजिटिव कह देते हैं, राइट, जो ज़्यादातर चीज़ होती है, ज़्यादा अक्रेंस में होती है, हम उस डायरेक्शन को पॉजिटिव नाम दे देते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन घोषित कर देते हैं। अगर उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ होने लग जाए तो उस डायरेक्शन को हम नेगेटिव डायरेक्शन कहते हैं। सिंपल सी ये बात है, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, राइट। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप पकड़ लो तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या होती है ये आपको पता चल ही गया, ठीक है। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन मतलब एक ऐसी डायरेक्शन में स्किन फ्रिक्शन मतलब अलोंग द शाफ्ट जो फ्रिक्शन लग रही है, जो हमको बचा रही है, जो पाइल को नीचे धंसने से बचा रही है, वो वाली जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है उससे उलट डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन लगने लग जाए, उसको हम कहेंगे नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। जो ज्यादातर फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है, किसकी? स्किन फ्रिक्शन की, उससे ऑपोजिट किसी डायरेक्शन में अगर फ्रिक्शन लगने लग गई, स्किन फ्रिक्शन, तो उसको हम नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन कहेंगे। अब इसका रेलेवेंस तब ज़्यादा है जब हम कंप्रेसिव लोड की बात करते हैं, वो ही ज़्यादातर होता है हमारी पाइल पे, राइट। जब हम पाइल डिज़ाइन करते हैं इसको ही हम ज़्यादातर दिमाग में लेके चलते हैं, राइट। क्या कि ऊपर से कोई कंप्रेसिव लोड लग रहा है, कोई हमने स्ट्रक्चर ऊपर बिल्ड किया है,
तो एक कंप्रेसिव लोड एक्सर्ट करेगा, राइट। तो ऊपर से जब हमने कोई कंप्रेसिव लोड एक्सर्ट किया, उसकी वजह से एंड बियरिंग आपको पता है ऐसे लगेगी, स्किन फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगी। क्यों? ये नीचे इसको धंसने की कोशिश कर रहा है, पायल को नीचे धंसने की कोशिश कर रहा है। ये वाला लोड जो हमने ऊपर से लगाया, जो हमने स्ट्रक्चर ऊपर बिल्ड किया है, जो भी हमने किया है, वो पायल को नीचे धंसा रहा है। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगी? उससे ऊपर की डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रही है, ओके। अब इस डायरेक्शन से अगर किसी उल्टी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगने लग जाए शाफ्ट की स्किन के ऊपर, तो हम उसको नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का नाम देंगे, QNF का नाम देंगे हम, राइट। अगर आपने नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का कंसेप्ट समझ लिया ना, इसके फॉर्मूलाज वगैरह जो भी हैं, ये आपके लिए कुछ भी नहीं। क्वेश्चन को जितना मर्जी घुमा दे, पेपर में जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आपका मैं बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर कर रहा हूँ। जो मर्जी हो जाए, क्वेश्चन इधर से उधर हो जाए, क्योंकि मैंने आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिया, आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, राइट। नाउ अब नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में लग रही थी जब हमने कंप्रेसिव लोड लगाया, तो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जब फ्रिक्शन लगने लग जाए, तब हम उसको नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। अब आपको ये तो समझ लग गया कि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन किसको कहते हैं, ये समझ लग गया। ये आती क्यों है, ये तो हम सोचें, ओके, समझ लग गया कि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन किसको कहते हैं, पर ये आती क्यों है, ये ऐसे लग क्यों रही है, नॉर्मल से उल्टी डायरेक्शन में क्यों लग रही है ये? क्योंकि फ्रिक्शन ने ऐसे नहीं सोचना कि मैंने ऊपर लगना है या नीचे लगना है। फ्रिक्शन ने सिंपली जो रिलेटिव मोशन हो रहा है ना बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, वो टू ऑब्जेक्ट्स कोई भी हो सकते हैं, जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको रेजिस्ट करना है। फ्रिक्शन को बस ये पता है कि जो रिलेटिव मोशन हो रहा है ना बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगी उस मोशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी। अब क्या होता है कि जब कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई इधर लूज, राइट, कोई लूज सॉइल, कोई सॉफ्ट सॉइल या कोई ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक भी एक लूज सॉफ्ट सा सॉइल होता है, ऑर्गेनिक, राइट, पत्ते वगैरह पड़े हों, पत्ते पड़े हों, राइट, आप इमेजिन करके देखिए पत्ते पड़े हों। ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में जब मैंने आपको चैप्टर 1 में कराया था, इसी तरीके से ऑर्गेनिक सॉइल को विजुअलाइज करने के बारे में बताया था। आप पत्तों का ढेर अपने दिमाग में इमेजिन कीजिएगा। जब भी ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में आपको इमेजिन करना पड़े, जब भी ऑर्गेनिक सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताना पड़े, तो आप अपने दिमाग में गीले पत्तों का ढेर इमेजिन कर लीजिएगा। जो भी ऑर्गेनिक सॉइल की प्रॉपर्टीज है आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाएंगी, कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अपने दिमाग में इमेजिन करिए, अच्छा गीले पत्तों का ढेर पड़ा है, ओके, बस अपने आप सारी प्रॉपर्टीज। नो, ऑर्गेनिक सॉइल है, राइट, या फिल है, ठीक है, इस सारे जो भी ये हो रहा है, या इसके अलावा कोई और भी ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं कि जिसकी वजह से कि जो हमारा ये वाला सॉइल है ये नीचे बैठने की कोशिश करे, नीचे बैठने की, राइट, ये वाला सॉइल लूज, सॉफ्ट, ऑर्गेनिक या फिल मतलब हमने बाहर से, क्योंकि हमको किसी जैसे एम्बैंकमेंट बनाते हैं तब भी हमको बाहर से अर्थ लानी पड़ती है, बाहर से अर्थ लाके हम वहाँ पे एम्बैंकमेंट बनाते हैं, राइट। वैसे फिल उसी को कहते हैं कि फिलिंग करनी, राइट। तो लूज, सॉफ्ट, ऑर्गेनिक या फिल, ये हमने सॉइल रखा हुआ है। अब किसी कारण से, राइट, क्योंकि ये ऐसे सॉइल था, तो मान लीजिए मैंने इस सॉइल के ऊपर कोई सरचार्ज लगा दिया, राइट, ये वाला जो इसके जो ये एग्जैक्टली पाइल के ऊपर नहीं, जो सॉइल के ऊपर मैंने सरचार्ज लगा दिया। सरचार्ज मतलब कोई लोड लगा दिया बाहर से, कोई टैंक धर दिया इस सॉइल के ऊपर, कुछ भी हो सकता है, कोई लोड लगाना सॉइल के ऊपर, इसको हम टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? सरचार्ज, राइट, सरचार्ज लगा दिया। या हो सकता है कि वाटर टेबल नीचे शिफ्ट हो जाए, पहले इधर था अब इधर हो जाए, वाटर टेबल नीचे शिफ्ट हो गया, उससे क्या होता है, जो नीचे वाली लेयर है उस पर इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाती है। इफेक्टिव स्ट्रेस अगर बढ़ जाए तो आप कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में पढ़ के आए हो, क्या होता है? सेटलमेंट हो जाती है।
सेटलमेंट हो जाती है। इसमें सेटलमेंट ही तो हो रही है, सेटलमेंट ही हो रही है। जो भी मेरे सॉइल है इनकी सेटलमेंट हो रही है। किसकी वजह से? या तो सरचार्ज प्लेस है, या वाटर टेबल नीचे शिफ्ट हो रहा है, या कोई अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, या मान लीजिए इस सॉइल के कहीं साइड पे मैंने अपना पाइलो टेस्ट किया, उसकी वजह से क्या हुआ, इस सॉइल पे भी डिस्टर्बेंस आई, उसको मैं क्या कहूंगा? डायनामिक डिस्टर्बेंस। सिस्मिक डिस्टर्बेंस, अर्थक्वेक आ गया, उसको टेक्निकल डेफिनेशन, टेक्निकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं सिस्मिक डिस्टर्बेंस। तो सिस्मिक या डायनामिक डिस्टर्बेंस से भी जो ये वाला सॉइल है ये सेटल कर सकता है। ठीक है, मैंने नंबर ऑफ चीजें आपको गिना दी कि किन किन वजह से ये वाला जो सॉइल है ये सेटल कर सकता है। ठीक है, अब जब ये सारी चीजें ना मैं आपको लिखवाऊंगा, मैं ये चीजें लिखूंगा यहाँ पे, पर एक बार आपको मैं चीजें क्लियर कर दूँ, राइट। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगा जो मैंने आपको बताया ना, इन वजह से सेटलमेंट हो सकती है, सारी चीजें लिखूंगा मैं यहाँ पे। बट फर्स्ट लेट मी क्लियर दिस। तो उसकी वजह से जो ये वाला सॉइल है, सरचार्ज लगा, वाटर टेबल नीचे हो गया, सिस्मिक या डायनामिक डिस्टर्बेंस हुई, उन सारी चीज़ों की वजह से जो ये वाला सॉइल है ना, इसकी सेटलमेंट होगी। ओके, अब इसकी सेटलमेंट, ये मेरी पाइल है, इसके साथ वाला सॉइल सेटल हो गया। तो फ्रिक्शन ने क्या करना है? फ्रिक्शन को ये नहीं पता कि उसने किस डायरेक्शन में लगना है। फ्रिक्शन को बस ये पता है कि जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको मैंने रेजिस्ट करना है, उसको नहीं होने देना, मोशन नहीं होने देना मैंने, बस ये पता है फ्रिक्शन को। तो इन सारे कारणों की वजह से सॉइल नीचे सेटल कर गया, ये वाला लूज सॉफ्ट ऑर्गेनिक या फिल, ये वाला सॉइल नीचे सेटल कर गया, ये नीचे सेटल कर गया। तो विद रिस्पेक्ट टू सॉइल अगर मैं बात करूं, पाइल कहां मूव कर गई? ऊपर की तरफ है। ये क्या बात बताता हूं मैं। हालांकि ये बहुत ही आसान चीज़ है, बट फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत ही कन्फ्यूजन हो रही है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हम जब ट्रेन में जाते हैं, हमको कोई छोड़ने आया है, ठीक है, जब हम उसको बाय बाय करते हैं, जब ट्रेन जाने वाली होती है, तो हम तो उसके विद रिस्पेक्ट टू आगे जा रहे हैं, राइट। ट्रेन चलने लग गई, इमेजिन करो अपने दिमाग में वो सीन, ट्रेन चलने लग गई, हम बाय बाय कर रहे हैं, हम तो उनके विद रिस्पेक्ट टू आगे जा रहे हैं, पर वो हमारे विद रिस्पेक्ट टू जो हमें छोड़ने आए हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? वो पीछे जाने लग गए, चाहे वो खड़े हैं, पर क्योंकि हम आगे जा रहे हैं तो हमारे विद रिस्पेक्ट टू वो पीछे जाने लग गए, राइट। सॉइल नीचे सेटल कर गया, सॉइल चाहे नीचे सेटल कर गया, बट विद रिस्पेक्ट टू सॉइल अगर मैं बात करूं तो पाइल ऊपर मूव कर गई। अगर मैं इसको स्टेशनरी मान लूं, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है, अगर मैं सॉइल को स्टेशनरी मानूं तो सॉइल के विद रिस्पेक्ट टू पाइल ऊपर मूव कर गई, कह सकता हूं मैं रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। हम आगे मूव करें, हमारे विद रिस्पेक्ट टू वो आदमी जो हमको छोड़ने आया वो पीछे मूव कर गया, तो सॉइल नीचे सेटल करी। अगर मैं सॉइल को स्टेशनरी मान लूं तो सॉइल के विद रिस्पेक्ट टू पाइल ऊपर को मूव कर गई। अब क्योंकि पाइल ऊपर को मूव कर गई तो फ्रिक्शन ने तो ये देखना है कि मैंने रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करना है। पाइल ऊपर को मूव करी, एक्चुअल में पाइल ऊपर को नहीं मूव करी, विद रिस्पेक्ट टू सॉइल पाइल ऊपर को मूव करी। तो अगर हमको फ्रिक्शन पाइल के ऊपर देखनी है तो ये देखना पड़ेगा कि पाइल की मूवमेंट किस तरफ हो रही है। पाइल की मूवमेंट ऊपर को, तो फ्रिक्शन ने तो अपोज करना है, फ्रिक्शन नीचे को लगेगी। आ रही है समझ? रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट फिजिक्स का यहां पे लेकर आ रहा हूं मैं। सॉइल नीचे सेटल करा, राइट। अब इस सॉइल को स्टेशनरी मान लो, इस स्टेशनरी सॉइल के विद रिस्पेक्ट टू पाइल ऊपर मूव करी, पाइल अगर ऊपर के डायरेक्शन को मूव करी तो फ्रिक्शन ने अपोज करना है, फ्रिक्शन नीचे की डायरेक्शन में लगेगी। इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन नेगेटिव कंस्ट्रक्शन की कर रहा हूं मैं। मुझे नहीं लगता कि शायद इससे पहले आपने इतनी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन नेगेटिव कंस्ट्रक्शन की देखी होगी, राइट नाउ। तो ये नेगेटिव कंस्ट्रक्शन की जो है किस तरफ ये लगेगी, ये आप ट्रेन के विद रिस्पेक्ट टू समझ सकते हो कि आप चाहे आगे जा रहे हो, बट आपके विद रिस्पेक्ट टू वो बंदा पीछे की तरफ जा रहा है जो आपको छोड़ने आया है, जिसको आप बाय बाय कर रहे हो, राइट नाउ। ये है नेगेटिव कंस्ट्रक्शन की डायरेक्शन के बारे में।
और इसके जो कंसेप्ट है उसको मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ कि ओके, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन हमको पता चल गई किस तरफ लगती है, क्यों लगती है, कब लगती है, ओके, बट हमें ये पता होना चाहिए कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल हम कैसे निकालेंगे। सिंपली आप QU या QUP जो भी है ये आप निकाल सकते हो बाय QEB प्लस QSF, जो एंड बेरिंग और स्किन फ्रिक्शन है उसको आप ऐड कीजिए। ये आप पहले भी करते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें से आप जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है ना उसको आप माइनस कर दीजिए। इस तरीके से आपके पास QU आ जाएगा, राइट। तो QU सिंपली हम जो हमारी एंड बेयरिंग और स्किन फ्रिक्शन लग रही थी, जो यहाँ पे डेंसी स्टिफ सॉइल है जो हमको प्रॉपर स्किन फ्रिक्शन दे पा रहा है, उसकी वजह से जो भी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी थी वो आ रही है। बस उसमें से आपको नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का कंपोनेंट माइनस करना है जो ऊपर वाली लेयर पे लग रहा है, जो एक लूज या सॉफ्ट या ऑर्गेनिक या फिल सॉइल है, ठीक है। अब इस चीज़ को कि अलग अलग सॉइल्स में इसकी क्या क्या वैल्यू होगी, इंडिविजुअल पाइल के लिए क्या होगी, पाइल ग्रुप में क्या होगी, इस चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। नाउ इधर इतनी जगह नहीं है, सो लेट मी इरेज दिस एंड देन आई विल राइट द वैल्यू ऑफ QNF, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। फिर डायरेक्टली आपको इस फॉर्मूले में पुट करके QU की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सिंपल है, राइट। नाउ अब इस नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही सिंपल है। जो ये वाली लेयर है ना, इसकी आप प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं उसके हिसाब से जैसे भी आप स्किन फ्रिक्शन निकालते हो ना वैसे आप निकाल लीजिए, कुछ नहीं, बहुत आसान है। मान लीजिए कोई सॉइल है मेरी, राइट, क्ले है तो कैसे हम निकालते हैं स्किन फ्रिक्शन, कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू C बार इंटू पाई DL, वही करना है, अल्फा इंटू C बार इंटू पाई DL1। सर्कुलर पाइल मान के मैं एज्यूम कर रहा हूँ, राइट, सर्कुलर मान रहा हूँ तो रहने देता हूँ, ऐसा ना हो कि स्क्वायर पाइल का क्वेश्चन आए और आप पाई DL1 से अपना क्वेश्चन गलत करता हो। लेट मी राइट इट एज सिंपल सरफेस एरिया, राइट। अब सर्कुलर होगी तो आप अपने आप यहाँ पे पाई DL1 लिख दोगे, राइट। नाउ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन अल्फा C बार इंटू AS, ऐसे आप नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन निकाल लेते हो, सिंपल है। बस इसका अल्फा यूज कर लेना, एवरेज कोहेजन अलोंग ये जो ये वाला होगा इसके अलोंग एज्यूम कर लेना, जो भी इसके अलोंग एवरेज कोहेजन होगी वो आपकी C बार आ जाएगी, जो भी इसके अलोंग अल्फा एडहेजन फैक्टर वो आ जाएगा। AS जो इस पोर्शन का सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या है, मान लीजिए एक बार आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए सर्कुलर पाइल है तो क्या आएगा, पाई D इंटू L1। अगर स्क्वायर पाइल होती तो 4B इंटू L1 आ जाता, ठीक है। इस हिसाब से बस इस जो ये वाला पोर्शन है L1 पोर्शन, उसका हमको सरफेस एरिया देखना है, उस हिसाब से हम नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन निकालेंगे कोहेसिव सॉइल में, अल्फा C बार इंटू S। लेट मी राइट इट विद अनदर मार्कर दैट दिस इज फॉर कोहेसिव सॉइल, राइट, कोहेसिव सॉइल। अगर मान लीजिए कोहेसिव सॉइल की बजाय मेरा ग्रैनुलर सॉइल हो तो मैं क्या करूँगा, सिंपली उसकी वैल्यूज आप जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उस लेयर की प्रॉपर्टीज हैं ग्रैनुलर सॉइल की, अगर आपने ये वाला सॉइल यहाँ पे फिल किया हुआ है उस हिसाब से निकाल लीजिए। कैसे होता है फॉर्मूला उसका, हाफ K गामा L tan डेल्टा इंटू AS, जो भी इसका शाफ्ट एरिया, किसका शाफ्ट एरिया, वो वाला जो इस L1 में है, पाइल का वो शाफ्ट एरिया, वो स्किन फ्रिक्शन एरिया, स्किन सरफेस एरिया रादर, जो इस L1 लेंथ में है, पाइल का L1 लेंथ में। मान लीजिए सर्कुलर तो पाई DL1 होगा वो, राइट। तो हाफ ऐसे निकालते थे आप, जो भी प्रॉपर्टीज हैं K गामा L डेल्टा AS होगा, जो भी होगा सिर्फ इस लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो, के बस दिमाग लगाना ही नहीं है आपने, जो भी आपका सेट फॉर्मूला है उसको यूज कीजिए आप। अब यहाँ पे मैंने सीधा ये लिख दिया हाफ K गामा L tan डेल्टा इंटू S, नहीं तो मैंने आपको बताया था tan डेल्टा इंटू एवरेज अर्थ प्रेशर इंटू S करके करना। यहाँ पे मैंने सीधा क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ से ना जो अर्थ प्रेशर की डायग्राम शुरू होगी
वो ऑफ कोर्स ऊपर से शुरू होगी, ऊपर से शुरू होगी तो ऐसा ही फॉर्मूला आपका बन जाएगा हाफ के गामा एल tan डेल्टा 2s। वहां पे मैंने आपको ये फॉर्मूला सीधा इसीलिए नहीं लगाया था ताकि अगर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला याद करके गए, आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली याद करने के लिए नहीं बताया था। पर क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल केस है, लूज सॉइल ऑफ कोर्स ऊपर से अर्थ प्रेशर की डायग्राम शुरू होगी, तो ये ऐसा ही फॉर्मूला बन जाएगा हाफ के गामा एल tan डेल्टा 2s। जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी K1 गामा 1 L1 यहाँ पे मैं लिखता जाऊं, अच्छा इसका K1 मान लो, गामा 1 मान लो, ये मान लो, वो मान लो, क्या फायदा उसका? आपका कंसेप्ट क्लियर है ना? कंसेप्ट क्लियर है? जो भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं उसमें इस लेयर की आप प्रॉपर्टीज पुट करो, अपने आंसर को पाओ, जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का आंसर है आपका उसको पाओ। राइट, ज़्यादा दिमाग लाने की ज़रूरत ही क्या है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही क्या है? सिंपल रखो चीज़ों को, अपने आप बहुत चीज़ें आप याद कर लोगे। नाउ अब इसको करने के बाद नाउ लेट मी राइट इट फॉर, ये तो हो गए राइट, ये कोहेसिव सॉइल, ये मेरा हो गया ग्रैनुलर सॉइल के लिए, दिस इज फॉर ग्रैनुलर सॉइल। कोहेसिव सॉइल के लिए हो गया, ग्रैनुलर सॉइल के लिए हो गया। ओके ओके ओके। अब जो भी एक QNF आया उसको मैं कैलकुलेट करके QEB प्लस QSF माइनस QNF करके अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल आ जाएगी। किसके लिखा है मैंने? सिंगल पाइल का फॉर्मूला लिखा है, जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे। क्या हो अगर सिंगल पाइल की बात ना करके हम पाइल ग्रुप की बात करें? फिर अब जब हम पाइल ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे जो स्किन फ्रिक्शन का इन जनरल फॉर्मूला था वो क्या था? C बार इंटू S। क्यों? क्योंकि पाइल ग्रुप के केस में आपको याद होगा अल्फा की वैल्यू हम 1 मान के चलते हैं, क्योंकि सॉइल और सॉइल के बीच की इंटरेक्शन होती है, तो कोहेजन को एडहेजन में कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई फैक्टर नहीं लगाना पड़ता, तो इसलिए वो हो जाती है C बार इंटू AS। राइट, पाइल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो QNF क्या होगा? C बार इंटू AS। यही अगर स्क्वायर पाइल ग्रुप हो तो AS, जो AS मैंने यहाँ पर लिखा है वो क्या हो जाता है? 4B इंटू L1, क्योंकि यहाँ पे L1 की बात कर रहा हूँ मैं। राइट, तो वो 4B इंटू L1 हो जाता होता है, ये हमने डिस्कस किया था। अब पर ना यहाँ पे एक डिफरेंस है, जो नॉर्मल पाइल ग्रुप की हम कैपेसिटी कैलकुलेट करते थे स्किन फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के बाद, वो तो आसान थी, ओके, वो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते थे। अगर मैं स्किन फ्रिक्शन की बात करूं तो C बार इंटू AS, ओके। पर यहाँ पे ना हम बात कर रहे हैं नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होती है सॉइल के सेटल होने की वजह से। अब पाइल ग्रुप के जो बीच वाला सॉइल है वो सेटल तो कर रहा है ना, वो सेटल कर रहा है तो उसका इफेक्ट आपको लेना पड़ेगा। इंडिविजुअल पाइल में ये प्रॉब्लम थी, पर जब आप पाइल ग्रुप कंसिडर कर रहे हो तो जो पाइल के बीच वाला सॉइल है वो सेटल कर रहा है, तो उसका इफेक्ट आपको नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन में लेना पड़ेगा। वो कैसे लोगे? सिंपल, यहाँ पे Q की यूनिट्स क्या है? इन टर्म्स ऑफ लोड, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो लोड के यूनिट्स अगर मैं सॉइल की टर्म में बात करूं तो वो क्या आएगा? वेट ऑफ सॉइल। राइट, तो अगर मेरे को सॉइल का भी अकाउंट करना पड़े, जो भी सॉइल सेटल होने की वजह से पाइल ग्रुप में इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे C बार इंटू AS प्लस करना पड़ेगा मेरे को वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल इन नेगेटिव जोन। नेगेटिव जोन कौन सा? जो भी मेरा पाइल ग्रुप है उस पाइल ग्रुप के जो बीच वाला सॉइल है उसका वेट भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब जो हम ये वेट कैलकुलेट करते हैं ना, जो पाइल के बीच वाला सॉइल है उसमें हम जो पाइल के डायमेंशन है उसको निगलेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, सीधा हम जो मान लीजिए मेरा स्क्वायर पाइल ग्रुप है तो 2 पाइज इधर 2 पाइज इधर, अब एक स्क्वायर बन गया। ये इस स्क्वायर के बीच में जो भी सॉइल का वेट है मेरा टिल L1 लेंथ, वेट कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए? यूनिट वेट ऑफ सॉइल, गामा, गामा इंटू एरिया, ये वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर है ना जो, इसका एरिया मान लीजिए B है तो B स्क्वायर इंटू L1, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल आ गया आपका, जो इसका होगा।
इस जोन में होगा, नेगेटिव जोन में होगा, राइट। उसका एरिया आपके, उसका वॉल्यूम आ गया आपके पास बी स्क्वायर, जो मेरा स्क्वायर है उसका एरिया बी स्क्वायर इंटू L1, वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट क्या होता है? वेट। तो वेट आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। आपके पास अगर वेट आ गया तो उसको आप ऐड कर देना C बार इंटू AS में, आपका नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन आ जाएगी। यही आप इधर भी कर सकते हो। इधर अगर मैं ग्रेनुलर सॉइल की बात करूं तो जो ये वाला फॉर्मूला है वो ही आप लगाना है। तो हाफ के गामा L इंटू टेन, यहाँ पे फाई आ जाएगा, हाफ के गामा L टेन, क्योंकि सॉइल और सॉइल के बीच की इंटरेक्शन हो रही है, इसलिए हमने डिस्कस किया था कि डेल्टा जो होता है वो फाई से रिप्लेस हो जाता है जब हम पाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, क्योंकि सॉइल और सॉइल की बात हो रही है। तो टेन फाई इंटू AS, AS क्या होगा? जो पाइल ग्रुप का, मान लीजिए स्क्वायर का एग्जांपल हम लेके चले हैं तो 4b इंटू L1, ठीक है। सो दिस प्लस वही वेट ऑफ सॉइल इन नेगेटिव जोन, वेट ऑफ सॉइल इन नेगेटिव जोन, इन नेगेटिव जोन। सिंपल ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, सिंपली ऐसे ही है। तो पाइल ग्रुप के केस में कुछ अलग हमको दिमाग नहीं लगाना पड़ा। जैसे हम स्किन फ्रिक्शन कैलकुलेट करते थे ना पाइल ग्रुप के केस में, वैसे ही आप स्किन फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लो। उसको आप बस जो नेगेटिव जोन में है, नेगेटिव जोन में आपने जो सॉइल की प्रॉपर्टीज है उसको कैलकुलेट करके जो आपने स्किन फ्रिक्शन कैलकुलेट कर ली, उसको आप नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का नाम दे दो। है वो स्किन फ्रिक्शन बट नेगेटिव, और उसमें वेट ऑफ सॉइल ऐड कर दो जो इस नेगेटिव जोन में है, ठीक है। उसकी वजह से आपकी जो फाइनल जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है वो आ जाएगी, ठीक है। बस कैलकुलेट हमने वही किया है, स्किन फ्रिक्शन ही हमने कैलकुलेट की है पाइल ग्रुप के केस में भी, बस वेट ऑफ सॉइल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली सॉइल जो नीचे सेटल कर रहा है उसकी वजह से ही हमारी नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन आ रही है, ठीक है। तो इंडिविजुअल पाइल के केस में हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, जो जैसे करते थे वैसे ही। पाइल ग्रुप के केस में भी वैसे ही है, बस वेट ऑफ सॉइल एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं इस नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन के केस में, ठीक है, पाइल ग्रुप के केस में, राइट। तो ऐसे आप जो पाइल ग्रुप का होगा वैसे हम नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अब जब हम एक्चुअली में पाइल ग्रुप का जब केस है ही, तब आपने इंडिविजुअल के केस में भी कैलकुलेट कर ली, ग्रुप के केस में भी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अगर इंडिविजुअली है पाइल तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आपने ऐसे कैलकुलेट कर ली। अगर पाइल ग्रुप है तो ऐसे आपने पाइल ग्रुप की तो कैलकुलेट कर ली, अब सिंगल पाइल की आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी डिटरमिन करते थे फॉर ए ग्रुप, तब हम ये भी देखते थे कि ग्रुप की ओवरऑल कितनी आ रही है और सिंगल पाइल की कितनी आ रही है। सिंगल पाइल की कितनी आ रही है उसको नंबर ऑफ पाइज से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो n इंटू क्यू यू पी या n इंटू क्यू यू जो भी आप कहना चाहो वो आ जाता था। तो अब n क्यू यू और जो क्यू यू जी है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप, उन दोनों में से जो मिनिमम होता था उसको हम देखते थे, उसको हम कह देते थे दैट दिस इज आवर अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप, ठीक है, ओवरऑल। और या मतलब जो हमारी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सेट ऑफ पाइल्स है वो ये है, ठीक है। जो n इंटू क्यू यू एक ही कैलकुलेट कर ली, उसको नंबर ऑफ पाइल्स से आपने मल्टीप्लाई कर दिया n इंटू क्यू यू, ये आ जाती थी। और ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप कैलकुलेट कर लेते थे एज ए सिंगल यूनिट मान के पाइज को। तो इन दोनों चीज़ों में से जो भी मिनिमम आती थी उसको आप कहते थे लोड कैरिंग कैपेसिटी, हमारी सेट ऑफ पाइज है उसकी। यहाँ पे भी ना आपने ग्रुप के लिए कैलकुलेट कर ली, ठीक है। इसके बाद जो आपने अगर ग्रुप में भी आपने अरेंज किया है तो ग्रुप में कैलकुलेट करने के बाद आपको सिंगल पाइल की भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सिंगल पाइल की भी आपने कैलकुलेट कर ली, ग्रुप की भी कैलकुलेट कर ली आपने। अब जो सिंगल पाइल की है इसको भी आप नंबर ऑफ पाइल से मल्टीप्लाई कर लोगे, जैसे हम उधर करते थे वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पाइल्स से आप सिंगल पाइल की जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन निकाली है उसको मल्टीप्लाई कर लोगे। n इंटू क्यू एन एफ आ गया, नंबर ऑफ पाइल्स इंटू
एक की जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, ठीक है, इसको कॉमा जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप आपकी जो आपकी नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑफ ग्रुप आई है उसको आप देख लोगे। तो अब जो एक पाइल की नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन आई है उसको आप नंबर ऑफ पाइल से मल्टीप्लाई कर लोगे और आप ये देख लोगे कि जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ग्रुप ऑफ पाइल्स की आ रही है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इधर बताया था कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसको आप उठा लोगे और उसको आप डिज़ाइन में यूज करोगे। दिस विल बी द नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन यूज्ड इन डिज़ाइन, राइट। दिस इज द नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन दैट हैज़ टू बी यूज्ड इन डिज़ाइन, ठीक है। ग्रुप, ये ग्रुप का ही मैंने जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है ये ग्रुप की ही मैंने कैलकुलेट करी है, पर पहली जो है दिस इज कैलकुलेटेड बाय एज्यूमिंग इंडिविजुअल पाइल फेलियर। इंडिविजुअल की पाइल इंडिविजुअली फेल कर रही हैं, दिस इज इंडिविजुअल पाइल फेलियर। ये है ब्लॉक फेलियर एज्यूम करते हुए, ठीक है। ये पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप ही कैलकुलेट की जा रही है दोनों केसेस में, पर पहले पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट की जा रही है ऑफ ग्रुप बाय एज्यूमिंग इंडिविजुअल पाइल फेलियर, और दूसरी जो एक ग्रुप में मैंने ये लिखी है, राइट, जो हमने इस साइड पे मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई थी, वो है बाय एज्यूमिंग ब्लॉक फेलियर। एक ब्लॉक की तरह ये फेल कर रही है, ठीक है। ये हमने चीज़ें डिस्कस की थी जब मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था ग्रुप ऑफ पाइल्स के ऊपर, तब मैंने ये टर्म्स आपके साथ डिस्कस की थी। अब इनमें से जो मैक्सिमम आ जाएगा ना, उस नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन को आपको यूज करना है इन डिज़ाइन। दिस नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो मैक्सिमम आ गई इन दोनों में से, उस नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन को आपको फाइनली अपने डिज़ाइन में यूज करना है। अब मैक्सिमम क्यों हमने यूज की है? क्योंकि देखिए, हमको हमेशा सेफ्टी की तरफ इंक्लाइंड होना होता है। जब भी हम अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी डिटर्मिन कर रहे थे, तब हमने इंडिविजुअल पाइल फेलियर मानते हुए पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी डिटर्मिन करी थी, ब्लॉक फेलियर मानते हुए पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी डिटर्मिन करी थी ग्रुप की, ठीक है। उसमें से हमने देखा था कि जो भी मिनिमम आ रही है ना, उसको हमने कहा था कि दिस इज आर अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप, जो भी इन दोनों में से मिनिमम आ रही थी। पर अब बात हो रही है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की, तब भी हम सेफ्टी की तरह इंक्लाइंड हुए थे। तब हम ये बता रहे थे कि हमारी पाइल कितना लोड उठा सकती है, राइट। तो हम बता रहे थे, कम वैल्यू बता रहे थे कि अच्छा इतना ही उठा सकती है, इससे ज़्यादा मत उठाना। जो ज़्यादा वाली वैल्यू है ओके, वो तो पास करी जाएगी। जब आपने मान लीजिए 1200 है, 1500 है, तो मैंने 1300 लोड लगा दिया, 1300 पे 1500 के हिसाब से तो पास कर जाएगी, पर 1200 के हिसाब से तो फेल कर गई ना। तो मिनिमम सेफ्टी की तरफ हम इंक्लाइंड हुए। ऐसे नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन हमको नुकसान पहुंचा रही है, तो जो चीज़ नुकसान पहुंचा रही है उसकी आप मैक्सिमम वैल्यू उठा लीजिए। हमेशा हमको सेफ्टी की तरफ इंक्लाइंड होना है, राइट। ये नुकसान पहुंचा रही है, तो क्योंकि ये नुकसान पहुंचा रही है तो इसकी आप मैक्सिमम वैल्यू उठा लीजिए। अगर कोई फ़ायदे वाली चीज़ होती उसकी हम मिनिमम वैल्यू उठाते हैं, क्योंकि हमेशा हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की तरफ, जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं तब हम सेफ्टी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक ही कैलकुलेट करके नंबर ऑफ पाइल्स से मल्टीप्लाई कर लिया, और ग्रुप ऑफ पाइल्स की इस तरह मैंने आपको बताया था कि जो वेट ऑफ सॉइल है उसको ऐड करने के बाद हम ग्रुप की नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल पाइल फेलियर और ब्लॉक फेलियर, ये इनके हिसाब से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपको उठा लेनी है और कहना है कि दिस इज द नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑफ आवर ग्रुप दैट हैज़ टू बी यूज्ड इन डिज़ाइन, ठीक है। नाउ अब हम इस नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन की बात करेंगे। टेक्निकल डेफिनेशन इस नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की क्या है, राइट। ये आपने समझ लिया है क्या। अब इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है उसकी बात करें, क्योंकि जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस आजकल उनका बहुत चलन आ रहा है, थ्योरी वाले क्वेश्चंस का, उनमें आपके कंसेप्ट और डेफिनेशंस जितनी आपको क्लियर है वो आपकी मदद करेंगी, राइट। सो लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। अब अगर मैं नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में आपको बताऊं तो वो कुछ ऐसी है। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इज द
डाउनवर्ड shear force, is the downward shear force. कैसे लग रही है? जो नीचे की तरफ shear force लग रही है, जो shear कर रही है, right? Shear force developed along the surface of a pile, of course surface of a pile, when the surrounding soil settles more than the pile itself. यही हम करके आए हैं. अब आपको ये भी समझ आ गया कि जो ये डाउनवर्ड शीयर फोर्स जो लिखा हुआ डाउनवर्ड शीयर फोर्स, ये कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? सॉइल. जो पाइल के आसपास वाला सॉइल सेटल कर रहा है वो ही इस पे डाउनवर्ड शीयर फोर्स लगा रहा है. उस डाउनवर्ड शीयर फोर्स को ही हम नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का नाम दे रहे हैं, राइट? देयर बाय ड्रैगिंग द पाइल डाउनवर्ड. उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो पाइल है वो नीचे की तरफ ड्रैग हो रही है. ये इफेक्ट सेम ही है. जो ऊपर से लोड लग रहा है ना, वो ही इफेक्ट ये नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है. बस ये डिफरेंस है कि वो हमने सुपरस्ट्रक्चर के द्वारा लोड लगा था पाइल पे, ठीक है? वो ऊपर से लोड लग रहा था, ये सॉइल ने लोड लगाया है पाइल पे, राइट? नाउ इट इज ऑल्सो रेफर टू एज डाउन ड्रैग. डाउन ड्रैग क्यों? ये आपको समझ आ गया, क्योंकि टूवर्ड्स डाउन इट इज ड्रैगिंग द पाइल डाउनवर्ड, सो इट इज ऑल्सो नोन एज डाउन ड्रैग, राइट? अगर डाउन ड्रैग अब टेक्निकल टर्म आ गई आपके किसी भी एग्जाम में तो आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा. एंड इट एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द अप्लाइड एक्सियल लोड. सेम डायरेक्शन एज द अप्लाइड एक्सियल लोड, उसी डायरेक्शन में ही काम कर रही थी. अप्लाइड एक्सियल लोड नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ. So applied axial load on the pile effectively increasing the load that the pile must support. इससे क्या होता है कि जो पाइल ने लोड सपोर्ट करना था उसको ये बढ़ा रहा है. एक तो ऊपर से जो वेट आ रहा था, अब जो ये नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है इस लोड को भी सपोर्ट करना है, तो इफेक्टिवली पाइल पे जो लोड लग रहा है वो बढ़ जाता है इस नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की वजह से. अब इससे ना आपको एक और भी कंसेप्ट क्लियर होगा, जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला लिखाया था ना, QU इक्वल टू QEB प्लस QSF माइनस QNF, राइट? वो फॉर्मूला इतना अच्छा फॉर्मूला नहीं है. वो फॉर्मूला एक्चुअली में जो डिजाइन में हम यूज करते हैं, पाइल को जब डिजाइन करते हैं उसको एनकम्पास नहीं करता. क्यों? ये फॉर्मूला ना एक्चुअली में अगर मैं आपको बताऊं तो ये फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए लिखा दिया क्योंकि कई जगह पे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऐसे कैलकुलेट की जाती है, पर एक्चुअली जो असली डिजाइनर है वो इस चीज को नहीं करता. क्योंकि एक्चुअली जब हम डिजाइन में ये बताते हैं कि कितना सेफली लोड पाइल कैरी कर सकती है, तो हम क्यू सेफ निकालते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लगाया जाता है वो ऐसे नहीं लगाया जाता कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी जो एंड बेयरिंग और स्किन फ्रिक्शन को ऐड करके आपने प्राप्त की है उसमें से आप नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन को माइनस कर दो. नहीं, ये मैंने आपको इसलिए लिखा दिया क्योंकि कुछ जगह पर ये लिखा होता है. तो अगर बाई चांस किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन आपको दे दी, राइट, या डेटा दे दिया जिससे आप नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन निकाल लो, एंड में आपसे पूछ लिया जाए व्हाट विल द नेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल आफ्टर अकाउंटिंग फॉर नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, तो आप कहीं गलत ना कर दो, आपको ये ना पता चले कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आप इस चीज में कंफ्यूज ना हो जाओ. तो इसलिए मैंने आपको वो फॉर्मूला बता दिया. पर असली अगर डिजाइन के हिसाब से अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, अगर थोड़ा सा जो, क्योंकि गेट में जो एग्जामिनर है, जो प्रोफेसर है, उनका लेवल डिफरेंट होता है, ठीक है, जो आईआईटी के प्रोफेसर हैं, तो आपको ये मान के चलना कि जो गेट के प्रोफेसर सेट करेंगे पेपर, अगर उन्होंने नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन क्वेश्चन पूछा तो वो उस चीज को नहीं, ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे कि QU इक्वल टू QEB प्लस QSF माइनस QNF ना. वो एक्चुअली में जो डिजाइन में यूज होता है उस चीज को कंसिडर करके क्वेश्चन फ्रेम करेंगे. वो कैसे होता है वो मैं आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला लिखता हूं, उससे आपको चीजें क्लियर होंगी. और जो मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वो फॉर्मूला लिखूंगा ना, उसमें जो हमने ये डेफिनेशन में चीजें पढ़ी हैं वो काम आएंगी. कौन सी चीजें? कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो सेम डायरेक्शन में लगते हैं नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, एंड एज द अप्लाइड एक्सियल लोड इफेक्टिवली इंक्रीजिंग द लोड, कि मतलब जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है ना वो एक्चुअली जो ऊपर से लोड लग रहा है
उसी डायरेक्शन में लग के पाइल ने जो लोड कैरी करना है उसको बढ़ा देती है। इस पॉइंट को आप पकड़ के रखना, तब मैं आपको जो एक्चुअली डिजाइन में यूज किया जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो मैं आपको अभी निकालना सिखाऊंगा। और अगर लो लेवल के किसी पेपर में एग्जाम पूछा गया तब तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेट अल्टीमेट लोड करने कैपेसिटी निकाल लो, ठीक है, वो आप निकालोगे QEB प्लस QSF माइनस QNF, ओके। पर गेट के प्रोफेसर का लेवल डिफरेंट होता है, राइट, IIT के प्रोफेसर का लेवल, तो वो ऐसी चीजें नहीं पूछेंगे, वो एक्चुअली जो डिजाइन में एक्चुअल में यूज होता है वो पूछेंगे। अब वो चीज मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे। अब ये मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिखा है, एक्चुअली डिजाइन में जो यूज होता है क्या, अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पाइल और ग्रुप ऑफ पाइल्स। ये हम कैसे डिटरमिन करेंगे, क्योंकि मैंने और डाल दिया यहां पे, तो सिंगल पाइल या ग्रुप ऑफ पाइल्स कैसे, देखिए सिंपल है, जैसे आप सिंगल पाइल की कैलकुलेट करते हो जैसे हम करते हैं लोड करंट कैपेसिटी ऑफ अ पाइल ग्रुप, ये हम कैसे डिटरमिन करते हैं, सिंगल पाइल की डिटरमिन कर लेते हैं, उसको नंबर ऑफ पाइल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ग्रुप की ब्लॉक फेलियर मानते हुए कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से जो भी मिनिमम हो उसको उठा लेते हैं, उसको हम कहते हैं लो अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ आवर पाइल ग्रुप, ठीक है। उसी को यहां पे क्या है, इसलिए और क्योंकि हमने मिनिमम उठाना है, मिनिमम, राइट। तो अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल पाइल और अ ग्रुप ऑफ पाइल, अगर तो सिंगल पाइल ही है तब तो ऐसे और का यहां पे मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। पर अगर मान लीजिए ड्रिवन पाइल्स है, तो ड्रिवन पाइल्स में तो मैंने आपको बताया था कि पाइल ग्रुप देना नेसेसरी होता है, बोर्ड पाइल में सिंगल पाइल काम आपका कर सकती है, ठीक है। अगर लोड ज्यादा तो डेफिनेटली फिर तो ग्रुप ऑफ पाइल्स आपको डालनी पड़ेगी, पर अगर लोड कम है तो सिंगल पाइल काम कर सकती है। पर जो ड्रिवन पाइल है उसमें तो मैंने आपको बताया था कि दैट यू डोंट हैव एन ऑप्शन, यू हैव टू प्रोवाइड पाइल ग्रुप, तो उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन जो भी आपका कंटेक्स्ट है, तो आप अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पाइल और ग्रुप ऑफ पाइल्स कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड प्लस नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन लोड, इससे आपको पता चल रहा है कि जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है ना, जो उसका लोड है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, उसको आप वर्किंग लोड में ऐड करते हो। मान लीजिए ये मेरी एक पाइल है, ठीक है, आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर यहां पे एंड बेयरिंग लग रही है, ये ऊपर से जो लोड आ रहा है दैट इज लेट्स से 1000 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहां पे जो एंड बेयरिंग लग रही है दैट इज 800 किलो न्यूटन, ठीक है। ऊपर कोई लूज सॉइल था, उसकी वजह से जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन लगी नीचे की डायरेक्शन में, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में अप्लाइड लोड है, वर्किंग लोड है, ठीक है ना। इसीलिए हमने वर्किंग लोड में इस नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन को ऐड की है। नाउ ये मान लीजिए नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन मेरी आ गई, जब मैंने कैलकुलेट करा लेट्स से दिस इज 200 किलो न्यूटन, ठीक है। जो मेरी स्किन फ्रिक्शन थी मैंने अपना फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करी, या पाइल लोड टेस्ट से किसी से भी मैंने कैलकुलेट करी, दैट दिस इज मान लीजिए मेरी आ रही है 600 किलो न्यूटन, ठीक है। और इसके अलावा इसको 600 की जगह पे मैं 800 किलो न्यूटन कर देता हूं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली डिजाइन में कैसे करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए मेरी कैलकुलेट करके आ गई, ये भी 800 आ गई, राइट, ये भी 800 आ गई, ठीक है। हमने कैलकुलेशन करी, ये भी 800 आ गई, डिफरेंट आ सकती थी, मैंने 800 मान ली। अब जो पाइल का खुद का वेट है वो मान लीजिए है लेट्स से 200, ये भी मान 100 किलो, 100 और 30 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेट्स से 30 किलो न्यूटन। अब मेरे को अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना ना यहाँ पे, तो वो मैं कैसे करूंगा, ये मैं आपको एक्चुअली डिजाइन में जो होता है वो बता रहा हूं। तो एक्चुअली फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ऊपर से कितना लोड आ रहा है उसको हम रखेंगे नीचे, कितना आ रहा है 1000 प्लस 200, जो वर्किंग लोड है, जो वर्किंग लोड है, पहले वर्किंग लोड लिख लेता हूं फिर नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन लोड लिखूंगा। जो वर्किंग लोड है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से, एक तो जो सुपर स्ट्रक्चर से लोड लग रहा है, ऊपर से हमारा सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाई हुई है हमने, वहां से लोड लग रहा है, दैट इज 1000 किलो न्यूटन, 1000 प्लस जो इसका खुद का वेट है, खुद का कितना वेट है 30 किलो न्यूटन, ये भी हम मानेंगे कि ऊपर से लोड लग रहा है, उसी का तो पार्ट है ये, राइट। तो पाइल का खुद का वेट 30 किलो न्यूटन, लेट्स से दिस इज 30, ओके, 30 प्लस नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ये कितनी है 200।
अब जो मैंने 1000 + 30 लिखा ना, ये तो वर्किंग लोड का ही पार्ट है। तो वर्किंग लोड में आपको जो ऊपर सुपरस्ट्रक्चर से लोड लग रहा होता है और जो पाइल का खुद का वेट है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है, राइट। ये दोनों चीजें आपको लेनी होती है, ठीक है। तो 1000 + 30 ये मैंने वर्किंग लोड ले लिया, प्लस नेट स्किन फ्रिक्शन का लोड, लेट्स से दिस इज 200, तो यहां पे +200 कर दिया। अब ऊपर मैं लिखूंगा जो एंड बेरिंग और स्किन फ्रिक्शन मेरी मदद कर रही है। एंड बेरिंग कितनी है? 800, और ये स्किन फ्रिक्शन मैंने कितनी एज्यूम की है? 800। सो दिस इज 1600 डिवाइडेड बाय 1000, 1200, 1230। तो इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने रैंडमली एज्यूम कर लिया उसकी वजह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1600/1230 आ जाएगा। ये बहुत कम है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 to 3 का लेके चलते हैं हम पाइल के केस में, राइट। जो हम पाइल फाउंडेशन डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम जनरली 2.5 to 3 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। तो ये बहुत कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, इसको रीडिजाइन करने की जरूरत पड़ेगी, रीडिजाइन, ठीक है। इसको रीडिजाइन करने की हमको जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता चल गया ना कि हम कैसे एक्चुअली डिजाइन करते हैं पाइल फाउंडेशन का एक्चुअली डिजाइन मैंने आपसे डिस्कस किया, राइट। जो अगर गेट में कोई अच्छा क्वेश्चन बना तो वो डिजाइन से बन सकता है। डिजाइन में आपको डेटा गिवन होगा। गेट की एक अच्छी बात यह है कि वो रटने पे कम फोकस करता है। तो डिजाइन का डेटा अगर आपको रटना पड़ रहा है जो, वो गेट में आपसे एक्सपेक्टेड नहीं किया जाएगा, वो आपको दिया जाएगा। आपसे कंसेप्ट एक्सपेक्टेड किया जाएगा। ये कंसेप्ट का पार्ट है जो मैंने आपको बताया। ये जो डिजाइन का डेटा कैसे कैसे हमको डाया कितना लेना होता है, ये क्या करना होता है, वो क्या करना होता है, ये आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये गेट आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है। एक्चुअली जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट डिजाइन करते हो तब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, तब आपके पास IS कोड होते हैं, सब कुछ आपके सामने होता है। यू कैन रेफर देम एंड डू योर डिजाइन, राइट। तो पर गेट आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता। गेट आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता है कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है। तो जैसे कि यहां से आपको क्लियर हो गया होगा, लेट मी मेंशन दिस हियर आल्सो दैट जो वर्किंग लोड होता है इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो जो लोड फ्रॉम सुपरस्ट्रक्चर लग रहा है, लोड फ्रॉम सुपरस्ट्रक्चर, ठीक है। एक तो जो वो लग रहा है लोड फ्रॉम सुपरस्ट्रक्चर। एक इसका पार्ट होता है लोड ऑफ पाइल, लोड ऑफ पाइल इटसेल्फ, जो पाइल का खुद का वेट है, ठीक है। ये इसके दो पार्ट होते हैं। जैसे हम RCC में फाउंडेशन डिजाइन करते हैं, कुछ भी डिजाइन करते हैं, तो हम जो एक्चुअली फाउंडेशन का लोड होगा उसको भी तो हम अपने दिमाग में रख के चलते हैं, राइट। उसी हिसाब से यहां पे भी है कि जो ऊपर से सुपरस्ट्रक्चर जो हमने बिल्डिंग बनाई है उसका वेट लग रहा है, प्लस पाइल का जो खुद का वेट है, उन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो वर्किंग लोड का हिस्सा होगा। एंड इन दिस यू हैव टू ऐड नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन लोड आल्सो। ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ऊपर वो चीज आएगी जो हमको बचा रही है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज्यादा होना चाहिए, ये तो ऑफ कोर्स है। तो ऊपर वो चीज आती है हमेशा जो हमको बचाती है। नीचे ये अब सिर्फ सॉइल मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, हमारे सिविल की जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी सिविल छोड़ो, कोई भी हमारा जो इंजीनियरिंग अरीना है ना या साइंस का अरीना है, उसमें जो भी चीज हमको बचाती है ना वो ऊपर आती है। जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करते हैं वो ऊपर आती है, और जो चीज हमको नुकसान पहुंचा रही है वो नीचे आती है। हमको कौन सी चीज बचा रही है? ऊपर वाली। एंड बियरिंग और स्किन फ्रिक्शन हमको बचा रही है, वो हमने ऊपर रखी है। जो चीज हमको नुकसान पहुंचा रही है, लोड ऊपर से जितना आ रहा है, पाइल का खुद का जो वेट है, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो है, वो हम नीचे रखेंगे, ठीक है। ऐसे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे, राइट। एक्चुअल डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो ये आपने देख लिया, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन को आपने काफी डिटेल में देख लिया। अब मैं 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। मैंने आपको कहा था कि जो ये 3 पॉइंट्स होंगे, ये मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इन पॉइंट्स को लिखूंगा। तो अब मैं उन पॉइंट्स को लिखने जा रहा हूं कि किन किन वजह से जो लूज सॉइल हमने रखा है अपनी पाइल के अराउंड, या जिस भी वजह से वो है, उसकी सेटलमेंट किन किन वजह से हो सकती है। वो 3 पॉइंट्स अब मैं मेंशन करने जा रहा हूं। अब ये रहे वो रीजंस।
फॉलोइंग कंडीशंस कैन कॉज नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। फर्स्ट, इंक्रीज इन सरचार्ज ओवर सराउंडिंग सॉइल। जो आसपास वाला सॉइल है उस पे आपने लोड डाल दिया, उसको हम टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? सरचार्ज। सेकंड, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल नीचे चला गया, उससे क्या होगा? इफेक्टिव स्ट्रेस, एक जो नीचे वाली लेयर है उस पे बढ़ जाएगी। इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गई, ये हमने कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने की वजह से सेटलमेंट होती है, तो सेटलमेंट होगी, जो ऊपर वाली सॉइल है अनकंसोलिडेट है वो कंसोलिडेट हो जाएगी एंड दिस विल कॉज नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। थर्ड, डिस्टर्बेंस ड्यू टू सिस्मिक लोडिंग और डायनेमिक लोडिंग। ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। सिस्मिक लोडिंग मतलब जो अर्थक्वेक है, डायनेमिक लोडिंग मतलब मान लीजिए ऊपर से मैंने काफी हाइट से ऊपर हैमर रखी हुई है, राइट, जो हमारी सॉइल में यूज करते हैं हम ड्राइव करने के लिए पाइल्स को, या किसी भी एसपीटी टेस्ट को करने के लिए हमारे पास हैमर्स होती है, राइट। वो हमारी जो रेगुलर हथौड़ी होती है उसके इक्वल नहीं होती, दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ हैमर। ऊपर एक वेट होता है, मतलब भारी सा, राइट। हैमर आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए, एक वेट सा होता है, उसको हमने ठा देने ठा करके हमने नीचे मारा पाइल पे या किसी भी चीज पे, उससे जो लोडिंग क्रिएट होगी उसको हम कहते हैं डायनेमिक लोडिंग। ऊपर से ठा ठा, ऊपर से जब एसपीटी टेस्ट करते हैं तब क्या करते हैं? पुली से ऊपर लेके जाते हैं वेट को, फिर उसको फ्रीली फॉल कराते हैं, ठा। क्या होता है? ये डायनेमिक लोडिंग है ये, राइट। तो सिस्मिक लोडिंग या डायनेमिक लोडिंग की वजह से क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या है, जो लो सॉइल है वो नीचे सेटल कर जाएगी, राइट। तो इन कारणों की वजह से नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होती है, राइट। अब इस लेक्चर में नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन पे मैंने इन डिटेल आपसे डिस्कशन की है, राइट। तो इससे ज्यादा नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन पे डिस्कशन आई डोंट थिंक रिक्वायर्ड है, ठीक है, गेट और ईएससी के लेवल पे। तो दिस इज इनफ फॉर नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। अब अगले लेक्चर में ना हम नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन करेंगे जो गेट में आया हुआ है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया, उसके हिसाब से आप चलोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो अभी यहाँ की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फॉर नाउ इट्स ओवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।